दोस्तों नमस्कार। यह खुला आसमान है। सही मायनों में कहें तो खुला आसमान आपके भीतर अनंत इच्छाएं भी पैदा कर सकता और आपको उड़ान पर भी ले जा सकता है। लेकिन इस खुले आसमान तले भारतीय वायुसेना के मारक विमानों को याद कीजिएगा तो हर वो युद्ध याद आएगा जिसमें भारतीय वायुसेना के जाबाज जवानों ने कमाल किया। भारतीय युद्धक विमानों की तीव्रता, उनकी मारक क्षमता, उनका निशाने पर पहुंच जाना या अचूक निशाना साधना, सब कुछ इस देश और दुनिया ने बाखूबी देखा है। शायद इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि सेना जब युद्ध की दिशा में निकलती है तो फिर उसकी मारक क्षमता तब और तीखी हो जाती है जब वह खुद फैसले लेती है कि किसे कब किस तरीके से निशाने पर लेना है। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा ही ऑपरेशन था पहलगाम की घटना के बाद, जिसमें भारतीय वायुसेना के युद्धक विमानों ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर आतंकवादी ठिकानों को नेस्ता नाबूद कर दिया। और ये आतंकवादी ठिकाने सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर वहीं तक सीमित नहीं थे, बल्कि उन इलाकों में भी सीमित थे जहां पर पाकिस्तान अपनी संप्रभुता का जिक्र करता है। लेकिन निशाने पर आतंकवादी संगठन थे तो एक दो नहीं, 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाने पर लिया गया। और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता राष्ट्र के नाम संदेश में प्रधानमंत्री ने बतलाई भी और जतलाई भी, देश ने सुना भी। और जब ऑपरेशन सिंदूर नहीं हुआ था उससे पहले लगातार 2-3 दिनों तक प्रधानमंत्री निवास पर जो बैठक चल रही थी उसमें सीडीएस की मौजूदगी थी, उसमें सेना के तीनों सेनाध्यक्षों की मौजूदगी थी, रक्षा मंत्री की मौजूदगी थी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की मौजूदगी थी, भारत के विदेश मंत्री की मौजूदगी थी। और उन सब के बीच बार बार एक ही बात निकल कर आई कि अब सेना को खुली छूट दे दी गई है और उन्हें पहलगाम की घटना का बदला लेना है। तारीख उस वक्त तय नहीं थी, लेकिन 6 और 7 की रात के बीच में जो कुछ हुआ और अगले दिन जब इस देश को जानकारी मिली कि आतंकवादी ठिकानों को नेस्ता नाबूद कर दिया गया है तो भारत में हर नागरिक का छाती गर्व या कहें सीना जो था गर्व से चौड़ा हो गया। लेकिन उन सब के बीच बहुत सारे सवाल भारतीय वायुसेना के जहाजों को लेकर भी चलते रहे। कुछ सवाल विपक्ष ने उठाए, कुछ सवाल अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के जरिए उठाए गए। और उन सब के बीच जब सिंगापुर की बैठक में भारतीय सेना के सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने एक इंटरव्यू में कहा कि कुछ विमान आहत हुए, क्योंकि सवाल यही था कि वाकई भारत के विमानों को पाकिस्तान ने मार गिराया है। और सीडीएस का जवाब बहुत साफ था। सवाल यह नहीं कि मार गिराया या नहीं गिराया, सवाल यह है कि उसके बाद क्या हुआ और हमने अपनी रणनीति को ठीक किया। यानी इस बात से इनकार सीडीएस ने नहीं किया था। तो सवाल उस वक्त सबसे बड़ा यही था कि आखिर वो कौन सी रणनीति थी जिसमें शुरुआती दौर में भारतीय सेना चूक गई या भारतीय वायुसेना चूक गई थी, क्योंकि सेना को तो खुली छूट सरकार के जरिए दे दी गई थी। फिर इसमें रणनीतिक चूक कहां पर हुई और उसके बाद वो कौन सी रणनीतिक चूक को ठीक किया गया जिसके बाद पाकिस्तान के भीतर घुसकर ना सिर्फ आतंकवादी अड्डों को नेस्ता नाबूद किया गया बल्कि कई ऐसे जगहों पर और वहां के पूरे डिफेंस सिस्टम को ही भारतीय वायुसेना ने हिलाकर रख दिया और उसमें सेंध लगा दी। ये सारे सवाल लगातार चलते रहे और सीडीएस के इंटरव्यू के वक्त भी ये सवाल और बड़े हो गए। भारत के पास मौजूद राफाल को लेकर कुछ सवाल थे, भारत के पास मौजूद हथियारों की खेप या वायुसेना के पास जो हथियार हैं उसमें खास तौर से रूस के, फ्रांस के, भारत के ही अपने बनाए गए ब्रह्मोस मिसाइल, सब चीज का जिक्र है। लेकिन बड़ा सवाल यह था कि क्या वाकई रणनीति में कोई ऐसी चूक हो गई थी जिस दिशा को लेकर खामोशी बरती गई। क्योंकि उस दौर को याद कीजिएगा तो लगातार पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुलाया जाए,
सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, ये तमाम चीजें रेंग रही थी। लेकिन हमें लगता है कि अब एक नई परिस्थिति इस देश के सामने आई है, क्योंकि डिफेंस अटैची जो होता है वह आर्म फोर्स का एक व्यक्ति होता है जो देश भर में जहां जहां भारतीय दूतावास है वहां पर देश के प्रतिनिधि के तौर पर या कहें देश के रक्षा प्रतिनिधि के तौर पर उसकी मौजूदगी होती है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता और वहां पर भारतीय दूतावास में जो रक्षा प्रतिनिधि जो आर्म फोर्स के हैं, डिफेंस अटैची, वो कैप्टन शिव कुमार हैं, नौसेना से आते हैं। जकार्ता की एक यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार था। उस सेमिनार में विषय रखा गया भारत पाकिस्तान वायु युद्ध और इंडोनेशिया की सामरिक रणनीति। अपने भाषण में या कहें अपने प्रेजेंटेशन में उन्होंने जो बातें कही उसने दरअसल उस परिस्थिति को और आगे बढ़ा दिया। क्या वाकई भारतीय सेना के ऊपर कुछ पाबंदियां थी, या फिर सामान्य तौर पर जो माना जाता है कि जब हमला जब युद्ध के दौर में कोई सेना कर रही होती है तो वो स्वच्छंद होती है, और भारत में तो बाकायदा प्रधानमंत्री ने बैठक में खुली छूट सेना को दे दी थी, जिसका जिक्र लगातार हो रहा था, ऑपरेशन सिंदूर से पहले हुआ था। उस प्रेजेंटेशन में कैप्टन शिव कुमार, जो कि डिफेंस प्रतिनिधि या अटैची के तौर पर जकार्ता दूतावास में मौजूद हैं, उन्होंने कहा, कोटेड है, उन्होंने कहा कि राजनीतिक नेतृत्व द्वारा तय निर्देशों के कारण ऑपरेशन के शुरुआती चरण में भारतीय वायुसेना पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं कर सकी। हमने कुछ विमान खोए। राजनीतिक नेतृत्व से सैन्य प्रतिष्ठानों या उनकी वायु रक्षा प्रणाली पर हमला न करने देने का निर्देश था। यह बात कैप्टन शिव कुमार ने अपने प्रेजेंटेशन में कही, जो जकार्ता की एक यूनिवर्सिटी में सेमिनार हो रहा था। यानी पाकिस्तान के किसी भी सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं होगा और वहां के वायु रक्षा प्रणाली पर भी हमला नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ ये ऑपरेशन शुरुआती चरण में जो दिया गया था, यह पाकिस्तान के भीतर आतंकवादी ठिकानों पर हमले को लेकर था। यह पहला साफ हिस्सा होता है। अब सवाल था कि उस दौर में जो विमान खो दिए, उसके बाद रणनीतिक परिस्थितियां बदली गई, और उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में कहा, नुकसान के बाद भारत ने रणनीति बदली और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। सबसे पहले दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट किया। इसके बाद हमारे हमले सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और ब्रह्मोस जैसी सतह से मार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल कर हम सफल हो सके। जो बातें हमने कही, कैप्टन शिव कुमार ने अपने प्रेजेंटेशन में उन बातों को ये कहा था, जरा सुनिए। As brought out by Bapa Tommy Tomtomo that India lost a lot of aircrafts. I may not agree with him that India lost so many aircrafts, but I do agree that we did lose some aircraft, and that happened only because of the constraint given by the political leadership to not attack the military establishment or their air defenses. But after the loss, we changed our tactics and we went for the military installations. So we first achieved separation of enemy air defense and destruction of enemy air defense, and then that's why all our attacks then could easily go through using surface to air missiles, BrahMos, surface to surface missile. इसका एक मतलब तो बहुत साफ है कि भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता के आगे पाकिस्तान कहीं भी ठहरता नहीं है। यानी अगर वो मारक क्षमता शुरुआती दौर में जो ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, उसी वक्त से अगर निशाने पर पाकिस्तान को ले लिया गया होता तो फिर पाकिस्तान खड़ा हो ही नहीं पाता। यानी जो 2 दिनों का वक्त लगा अपने पूरे सिस्टम को ठीक करने को लेकर, क्योंकि खुद कैप्टन कह रहे हैं कि नुकसान के बाद भारत ने अपनी रणनीति बदली और पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर निशाना बनाया, उसके एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट किया। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप
जब सीज फायर का ऐलान कर रहे थे तो उन्होंने एक चेतावनी खुलकर दी थी कि दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध हो सकता है। तो क्या अगर ऑपरेशन सिंदूर होने के साथ ही भारत अगर पूरी ताकत के साथ जो हमला कर रहा था उसके दायरे में अगर पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम भी होता और वहां के जो भी प्रतिष्ठान सैनिक प्रतिष्ठान है अगर वह भी शुरुआती दौर में आ गए होते तो पाकिस्तान खड़ा ही नहीं हो पाता। यानी ऐसी स्थिति आती ही नहीं कि जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति सीज फायर का ऐलान करे या फिर वह परमाणु युद्ध की दिशा की परिस्थितियों का जिक्र करने लग जाएं और फिर जिक्र वह ट्रेड डील तक का करने लग जाएं। दरअसल शुरुआती दौर में क्या वाकई खुली छूट भारतीय सेना को सिर्फ इतनी दी गई थी या वायुसेना को सिर्फ इतनी ही दी गई थी, जो बहुत साफ तौर पर निकल कर आता है कि आपको कहीं भी हमला नहीं करना है सिवाय इसके पाकिस्तान के भीतर मौजूद आतंकवादी ठिकानों को लेकर। और ध्यान दीजिए, जिन आतंकवादी ठिकानों को निशाने पर लिया गया उसमें जैश-ए मोहम्मद के बहावलपुर वहां का भी निशाने पर था, जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नहीं है। तेहर कलां, कोटली, मुजफ्फराबाद जरूर आता है और कोटली जरूर आता है जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में है। यानी जैश-ए मोहम्मद के 4 ठिकाने बहावलपुर, तेहर कला, कोटली, मुजफ्फराबाद और लश्कर ए तोयबा के 3 ठिकाने मुरिद के, ये तो लाहौर के ठीक बगल में है, बरनाला और मुजफ्फराबाद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में है। यानी लगातार पाकिस्तान के उन हिस्सों में भी भारतीय वायुसेना घुस चुकी थी और हिजबुल मुजाहिदीन के 2 ठिकाने, उसमें एक सियालकोट का है और एक कोटली का है। इन्हीं 8 ठिकानों पर हमले हुए, 9 ठिकानों पर हमले हुए जो पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में मौजूद थे। तो भारतीय सेना की ताकत अगर शुरुआती दौर से ही इस तरीके से रहती और खुली छूट होती तो पाकिस्तान वाकई खड़ा नहीं हो पाता। तो क्या ये एक बड़ा ब्लंडर शुरू में राजनीतिक तौर पर ले लिया गया, जिसमें कहा गया कि आपको सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को निशाने पर लेना है? क्योंकि भारत लगातार इस बात का जिक्र करते रहा और खुद पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष असीम मुनीर साहब ने भी यह बहुत खुलकर कहा, अपने भाषण में कहा कि कश्मीर में मौजूद जो भी आतंकवादी है वो हमारे लिए आतंकवादी नहीं है, हमारे गले की नस है। और इसके आश्रय उन्होंने बताया कि पूरी पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी किस तरीके से वहां मौजूद आतंकवादी संगठन जो कश्मीर में आतंकवाद को फैलाते हैं उनके साथ है, उनके पीछे एक नेशनल पॉलिसी के तहत है। तो स्टेट से लड़ाई लड़नी थी, आतंकवादी एक मुखौटे के तौर पर थे। और यह सवाल मुंबई पर हुए हमले के वक्त भी उभरा था और कई मौकों पर उभरा है। यह जिक्र तो करगिल युद्ध के समय भी हुआ था, जब जनरल मुशर्रफ की सत्ता थी, उस दौर में भी हुआ था। यानी एक पूरी प्रक्रिया के भीतर क्या यह एक बड़ा ब्लंडर उभर कर सामने आया, जिसमें भारतीय राजनीतिक सत्ता ने यह निर्णय लिया कि पाकिस्तान में घुसना तो है लेकिन सिर्फ आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला करना है। स्ट्रेटेजिकली आप कह सकते हैं, लेकिन किसी स्टेट को अगर आप आतंकवादी संगठनों को आश्रय देना और अपनी जमीन पर आतंकवादी संगठनों को पनाह देने का खुला आरोप भी लग रहा है और भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खुलकर यह बात कह भी रहा है। और भारत की जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के जो पार्लियामेंट्रीज और डिप्लोमेट्स जो दुनिया के 33 देशों में गए, उन्होंने भी वहां यही बात रखी। तो कैप्टन शिव कुमार ने दरअसल उस परिस्थिति को बतला दिया जिस परिस्थिति को सीडीएस अनिल चौहान अपने इंटरव्यू में कह नहीं पाए थे, सिवाय इसके कि हां कुछ विमान क्षति तो हुए हैं लेकिन उसके बाद हमने स्ट्रेटजी अपनी ठीक की। और उस परिस्थिति का जिक्र वह जिस तर्ज पर कर रहे थे उस समय यह सवाल नहीं उभर कर आया था क्या वाकई भारतीय राजनीतिक सत्ता ने निर्देश दिया था, यह बात नहीं आई थी। मसला उस समय तक सेना के भीतर की रणनीति को लेकर चल रहा था। क्योंकि उस इंटरव्यू को भी एक वक्त के लिए आप सुनिए जरा। आई थिंक व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट नॉट द जेट बीइंग डाउन बट व्हाई दे वर बीइंग डाउन। But a jet, at least one jet was downed? Why they were. So the good part is that we are able to understand the tactical mistake which we made.
remedied, rectified, and then implemented again after 2 days, and flew all our jets, again targeting at long range, which I said. Pakistan claims 6 Indian jets were downed. Is it correct in that estimate? Absolutely incorrect, and that is not information which I said is important. What is important is why they were down. That is more important for us. And what did we do after that? That's more important. इस इंटरव्यू के बाद भी 2 सवाल लगातार गूंजते रहे। क्या ये ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को नेस्तानाबूद करने भर का था? तो अगर ये था तो ये ठीक स्ट्राइक पुलवामा के बाद जिस तरीके से जो बालाकोट का हुआ, उसी तर्ज पर यह स्ट्राइक क्यों नहीं था? और उससे हटकर ये 4 दिन तक युद्ध क्यों चला? क्योंकि युद्ध की पूरी परिस्थितियां और खास तौर से भारत की सीमा से सटे हुए राज्य, वो जम्मू कश्मीर हो, वो पंजाब हो, वो राजस्थान हो, वो गुजरात हो, तमाम जगहों पर ब्लैकआउट और तमाम जगहों पर मिसाइल और ड्रोन की आवाजाही 4-4 रातों तक चलती रही। और सीडीएस ने अपने इंटरव्यू में इस बात का भी जिक्र उस समय किया, लेकिन यह जिक्र नहीं था कि कोई निर्देश भारतीय वायुसेना को था। उन्होंने जो कहा उसका मजमून यही है कि पाकिस्तान के साथ सैन्य झड़पों में विमानों को गंवाने के बाद भारत ने सुधरी हुई रणनीति के साथ पाकिस्तानी क्षेत्र में अंदर जाकर जो वार किया वो बड़ा मारक था। इससे कोई इनकार नहीं करेगा कि भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के सामने पाकिस्तान की सेना टिक नहीं सकती है। तो जो पूरी स्ट्रेटजी और पूरी खुली छूट देने की बात थी वह एक झटके में खारिज हो गई। हालांकि इसको लेकर इंडोनेशिया में मौजूद भारतीय दूतावास की तरफ से एक बयान भी जारी किया गया। उनका कहना है कि दरअसल जो डिफेंस अटैची कैप्टन शिव कुमार हैं, उनके बयान के संदर्भ से हटकर यह बताया जा रहा है और उनके प्रेजेंटेशन की मंशा और मूल उद्देश्य को गलत पेश किया गया। उसमें जो लिखा हुआ है उसको उन्होंने एक्स यानी सोशल मीडिया में डाला। उसमें जो लिखा हुआ है पहले देख लीजिए, ये एक्स में डाला गया हिस्सा है। यह इंडोनेशिया में मौजूद भारतीय दूतावास की तरफ से कैप्टन शिव कुमार के प्रेजेंटेशन को लेकर जो सफाई दी गई या जिन बातों का जिक्र किया गया, उसमें जो लिखे गए शब्द हैं उसको अगर आप हिंदी में समझे तो उसमें लिखा हुआ है, भारतीय सेना राजनीतिक नेतृत्व के अधीन कार्य करती है, जो हमारे पड़ोसी के कुछ देशों से बिल्कुल अलग है। ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाना था और भारत की प्रतिक्रिया उकसावे वाली नहीं थी। और जो प्रेजेंटेशन है या जो सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने अपने इंटरव्यू में कहा, अगर इन दोनों परिस्थितियों को साथ जोड़िएगा तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि भारत उकसावे वाली रणनीति को नहीं अपना रहा था, ये मैसेज नहीं दे रहा था कि हम हमला करेंगे। इसीलिए विदेश मंत्री जयशंकर ने भी जिक्र किया था कि हमने बतला दिया है पहले ही कि हम आतंकवादी ठिकानों पर हमला करेंगे, पाकिस्तान की संप्रभुता पर यह हमला नहीं है, वहां पर कोई हमला नहीं होगा। यह पहले ही बता दिया था, जिसको बाद में नए सिरे से फिर से सरकार द्वारा रखा गया। लेकिन उन्होंने अपने 2 बयानों में कहा, विदेश मंत्री ने इस बात का जिक्र किया। लेकिन अगला सवाल यह है कि अगर यह सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी ठिकानों तक सीमित था तो 6 और 7 की रात जो कुछ हुआ, उसके बाद युद्ध की परिस्थिति क्यों आगे बढ़ गई? उसके बाद ऐसी स्थिति क्यों आ गई कि अमेरिका को लगने लग गया कि दरअसल यह सीज फायर अगर नहीं होगा तो परमाणु युद्ध हो जाएगा? अमेरिकी विदेश मंत्री और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस तक ने क्यों टेलीफोन पर बातचीत की? उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से बात की, विदेश मंत्री से बात की, वहां पर सेना अध्यक्ष असीम मुनीर से बात की, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बात की, सबसे बात की और उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति सामने आए। यानी कहीं स्ट्रैटेजी जो थी वो सेना जिन चीजों को समझ रही थी उससे हटकर पीएमओ की बैठक में अगर यह निर्णय लिया गया कि हमें सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी ठिकानों पर हमला करना है,
तो उस बीच में क्या भारतीय मारक विमानों को निशाने पर पाकिस्तान की सेना लेगी, इस बात से सेना अनभिज्ञ थी या फिर एक दबाव था? ये दबाव या फिर कहें एक अड़चन जिसको जिक्र करते हैं, क्योंकि वहां के डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट पर हमला करने की अनुमति अगर नहीं थी तो फिर ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआती चरण में ही ये बात इस प्रेजेंटेशन से जो कैप्टन शिव कुमार ने कही कि राजनीतिक नेतृत्व की तरफ से कुछ बाधाएं खड़ी कर दी गई थी। यह मैसेज इसलिए बड़ा है क्योंकि भारत की पूरी विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के दायरे में पाकिस्तान ही है। भारत की अंदरूनी राजनीति भी इससे प्रभावित होती है और भारत में मौजूदा जो राजनीतिक सत्ता बीजेपी की है या कहें प्रधानमंत्री मोदी खुद हैं, उनके तमाम भाषणों में, वो पार्लियामेंट के बाहर हो या चुनावी भाषण हो, उसमें निशाने पर पाकिस्तान और पाकिस्तान का आश्रय देना आतंकवाद को। और तो और यूनाइटेड नेशन में प्राइम मिनिस्टर के भाषण 2014 के सितंबर में भी जो दिए गए थे और उसके बाद से लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो डेलीगेशंस भेजे गए और जो विदेश मंत्री ने जिक्र किया, सबने एक ही बात कही अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कि पाकिस्तान आतंकवाद को आश्रय दे रहा है, अपनी जमीन पर दे रहा है। तो हमें कोई कूटनीति बनानी होगी, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कुछ चीजें तय करनी होंगी। और तो और 2 दिन पहले जो चीन में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक हुई, उसमें जो संयुक्त बयान जारी करना था उसमें पहलगाम का जिक्र नहीं था। तो भारत के रक्षा मंत्री ने उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, तो वह संयुक्त बयान जारी नहीं हो पाया। और वहां पर अपने भाषण में खुले तौर पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पड़ोसी देश की नेशनल पॉलिसी आतंकवाद को आश्रय देने की है। और ये एक दूसरा सवाल यहां से खड़ा होता है कि अक्सर भारत ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया है, उसने चीन का नाम नहीं लिया है। शंघाई की बैठक पिछले बरस पाकिस्तान में थी और उससे पहले जो हो चुका था गवलान में, उस समय की परिस्थितियों को लेकर भारत के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के भीतर कहा था कि हथियार और व्यापार दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। तो जिक्र चीन का था, लेकिन चीन का नाम नहीं लिया। अब चीन में जब शंघाई बैठक हो रही थी तो वहां रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। यूनाइटेड नेशन में भी पड़ोसी देश का जिक्र किया गया, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। सवाल सबसे बड़ा यह है कि इस दौर में कम से कम अभी भी समूचा देश आतंकवाद के सवाल पर पाकिस्तान को लेकर, या फिर जब युद्ध की परिस्थिति होती है पूरा देश एकजुट खड़ा होता है। इस दौर में भी पूरा विपक्ष भारत सरकार के साथ खड़ा था। जो भी निर्णय प्राइम मिनिस्टर मोदी लेंगे, पूरा विपक्ष कह रहा था हम साथ खड़े हैं। लेकिन इन तमाम सवालों के जन्म होने के साथ, चाहे वो सीडीएस का इंटरव्यू हो, चाहे मौजूदा वक्त में अब जो बयान निकलकर जकार्ता से आया है, उसके बाद विपक्ष 3 ही सवाल पूछ रहा है कि आपने जानकारी क्यों नहीं दी, आप क्यों छुपाते हैं, आपने क्यों बैठक नहीं बुलाई, जिसमें सर्वदलीय बैठक बुलाने से आपने इनकार क्यों किया। यहां तक कि संसद का विशेष सत्र तो भारत के भीतर हर युद्ध के बाद बुलाया जाता है, आपने क्यों नहीं बुलाया। संसद का सत्र नहीं बुलाया, सर्वदलीय बैठक आपने नहीं बुलाई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या विदेश मंत्री जयशंकर हो, वह देश से कुछ छुपा रहे हैं क्या? और क्या वाकई सेना की पूरी स्ट्रेटजी भी अब राजनीतिक सत्ता इस तर्ज पर तय करने लगी है कि उसे दुनिया में आने वाले वक्त में कौन सा संदेश देना है, कैसे संदेश देना है? प्रधानमंत्री 2 दिन के बाद यात्रा पर निकल रहे हैं, उन्हें घाना जाना है, कई देशों की यात्राएं करनी है। उस पूरी प्रक्रिया के भीतर उन्हें 6 तारीख को ब्राजील पहुंचना है, जहां ब्रिक्स की बैठक है। उस ब्रिक्स में रशिया भी मौजूद रहेगा, ईरान भी मौजूद रहेगा, चीन भी मौजूद रहेगा। सवाल यह है कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कूटनीति क्या इस बात की इजाजत नहीं देती है कि आप सेना के हवाले युद्ध के वक्त में कम से कम उसकी अपनी रणनीति का हिस्सा छोड़ दें, या फिर इस बात की इजाजत अब आपने ले रखी है कि हम रणनीति तय करेंगे और उसी आश्रय भारत
कि पूरी कूटनीति, पूरी विदेश नीति चलेगी तो विपक्ष के सवाल और विपक्ष का सरकार के साथ खड़े होना, दोनों के बीच एक मोटी लकीर होगी। संसद नहीं बुलाना, तमाम राजनीतिक दलों को जानकारी नहीं देना, एक मोटी लकीर खड़ी होगी। इस देश के भीतर उठते हुए सवालों में प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्र के नाम संदेश हो या उसके बाद चुनावी भाषण हो, रक्षा मंत्री का बयान हो या उनका भाषण हो, लेकिन सेना द्वारा कहे गए शब्द ऑपरेशन सिंदूर और तमाम परिस्थितियों में मायने रखते हैं। और शायद यही सबसे बड़ी उलझन है। जिस रास्ते भारतीय सेना निकल पड़ी, उस रास्ते में भी क्या राजनीतिक अड़चने नहीं कहें, ब्लंडर कहें, जो हो गया? शायद हाँ। देखिए, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। खुले आसमान तले जब आप होते हैं तो हर मौसम आपको इजाजत देता है, लेकिन भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता पर हर किसी को भरोसा है। लेकिन भारतीय राजनीति अगर सामने खड़ी हो जाए तो तमाम सवाल भारत की राष्ट्रीयता को राजनीतिक एजेंडे में बदलने की दिशा में एक सवालिया निशान तो मौजूदा राजनीतिक सत्ता को लेकर लगा ही देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।